निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम आरबीएससी 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपके 11th 12th में भी काम आएगा, जिससे आगे चलकर और बेनिफिट मिलेगा आपको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बन एवं उसके यौगिक। अब प्रकृति में सभी यौगिक अधिकतर किससे बने हैं? कार्बन से बने, ये सबको पता है। जैसे मेथेन गैस, CO2 गैस, या हम चावल खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, ये सब किससे बने? कार्बन से बने। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आगे बढ़ते हैं बेटा। कार्बन का परिचय। कार्बन का संकेत C होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है, 12 ग्राम होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। 6 इलेक्ट्रॉन में से जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आपके प्रथम कक्षा में होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन आपकी दूसरी कक्षा में होते हैं। क्लियर यहां तक? तो कार्बन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए कि कार्बन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आंसर कितना आएगा? 4। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। बस ये क्वेश्चन आते हैं आपके। चलो आगे नया स्लाइड करते हैं। अब परमाणु के बारे में पढ़ने, कार्बन के बारे में पढ़ने के लिए हमें परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनको समझना पड़ता है। इनको समझने के लिए थोड़ा सा अपन 8th 9th की चीजों को समझते हैं ना बेटा। तो जैसे परमाणु के बीचों बीच होता है नाभिक। नाभिक के अंदर आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, और परमाणु के बाहर ऐसे गोले होते हैं। इन गोलों को हम कक्षा बोलते हैं। क्लियर? इन गोलों को हमने क्या कहा है? कक्षा कहा है। कक्षा को किससे दर्शाते हैं? n से। ये आपके पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। ठीक है, ये बीच वाला गोला क्या कहलाता है सर? इसको बोलते हैं नाभिक। नाभिक की खोज सन 1911 में रदरफोर्ड वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, और नाभिक से हमें पता चलता है किसके बारे में? परमाणु क्रमांक के बारे में पता चलता है। क्लियर? अभी जो परमाणु क्रमांक होता है, इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे पास। जैसे सपोज करो कि यहां लिखा है नियोन। अब नियोन का परमाणु क्रमांक है 10, तो नियोन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 10। अब इन इलेक्ट्रॉनों को बांटना या इन कक्षाओं में भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे आप देख सकते हो, ये आपने इनके गोलों के अंदर इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं ना, इसे ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अपन नियोन का विन्यास लिखते हैं। जैसे सपोज करो, तो नियोन के पास पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। पहले गोले में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, यानी यहां पे, और दूसरे गोले में भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं? तो उसका एक रूल होता है, 2 8 8 18 18 32 32। इस तरह आप पहले गोले में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर यहां तक? जैसे ये कार्बन आ गया, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 6। तो 6 को कैसे बांटेंगे? 2, 4।
तो अब क्वेश्चन आएगा कि कार्बन की बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर बोलना 4। ठीक है, वापस चलें वापस। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एक्स्ट्रा पढ़ा, उसके बाद आगे चलते हैं अपन। कार्बन में आबंध, आबंध को बोलते हैं बंध। पहले बंध क्या होता है इसको समझते हैं। दो परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंध को या दो परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहा जाता है। तो दो परमाणुओं के मध्य जो भी आकर्षण बल होता है, जैसे लोहे और चुंबक के बीच में आकर्षण बल होता है, ऐसे ही दो परमाणुओं के मध्य आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहा जाता है। और जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनते हैं। अब अणु तत्व के रूप में भी हो सकते हैं और अणु यौगिक के रूप में भी होते हैं। अब आता है नया टॉपिक जिसका नाम है रासायनिक बंध। रासायनिक बंध किसको बताता है? आकर्षण बल को बताता है। अब आकर्षण बल से रासायनिक बंध कितने प्रकार के बने? 2 प्रकार के, एक आयनिक बंध और दूसरा सहसंयोजी बंध। अब इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आयनिक बंध कैसे बना, सहसंयोजी बंध कैसे बना, इसको समझते हैं। देखो, अपन को आयनिक बंध समझना है, तो देखो आप ध्यान से समझना। आयनिक बंध, आयनिक बंध में एक शब्द आ रहा है, क्या नाम है उसका? आयन। ठीक है, आयन कैसे बनते हैं? अगर आपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करा तो आपको कहा जाएगा धन आयन, और अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा तो क्या कहा जाएगा? ऋण आयन। और धन आयन और ऋण आयन के जुड़ने पर जो बंध बनता है उसे क्या बोलते हैं? आयनिक बंध बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? आ गया यहां तक समझ में? और देखो, आपने सोडियम सुना होगा। सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है। यही आपने देखा होगा, है ना, कि क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। तो इन दोनों के जुड़ने से क्या बना? NaCl। तो इसे हम क्या बोलेंगे? आयनिक बंध। और आयनिक बंध से बनने वाले यौगिक को क्या बोलेंगे? आयनिक यौगिक। क्लियर है यहां तक? एक दूसरा शब्द और आया है, आपने देखा होगा, जिसका नाम है सहसंयोजी यौगिक। सह शब्द आप सब जानते हैं कि सहयोग करना। जब किसी काम को बहुत सारे लोग मिलकर करते हैं या बहुत सारे मनुष्य मिलकर करते हैं तो क्या हम उसे सहयोग बोलते हैं क्या? तो सहसंयोजी का मतलब है कि जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो आप, H2 कैसे बना? जब दो हाइड्रोजन जुड़े होंगे। अब ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों के बीच में साझा होने से बना H2। तो इसे बोला जाता है सहसंयोजी बंध। क्लियर हो गया? अब वापस चलते हैं। आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध में अंतर क्या है? तो देखो आप, आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने या त्यागने से बनता है, जबकि सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से बनता है। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, जबकि सहसंयोजी यौगिक कम कठोर होते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वोथनांक उच्च होते हैं और इनके गलनांक क्वोथनांक निम्न होते हैं। आपने नमक को देखा होगा, नमक जब सूखा रहता है, नमक जब सूखा रहता है तो विद्युत का कुचालक रहता है, यानी सूखे नमक में करंट नहीं आता। लेकिन उसी नमक को जब पानी में डाल के करंट चेक करते हैं तो करंट आता है। इसका मतलब आयनिक यौगिक शुष्क अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं,
लेकिन गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के चालक नहीं होते या कम होते हैं, अर्थात सहसंयोगी विद्युत का चालन कम करते हैं। ठीक है, अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है और इनमें अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। आप लिख लें, आयनिक यौगिकों में प्रबल आकर्षण बल होता है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। नया, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाली चित्र को हम बिंदु संरचना के माध्यम से समझा सकते हैं। बिंदु संरचना को दर्शाने का श्रेय लुईस वैज्ञानिक को जाता है। ध्यान रखेंगे बेटा, किसको जाता है? लुईस। तो बिंदु संरचना को समझाने का कार्य किसने करा? लुईस वैज्ञानिक ने करा है। किसने करा है? लुईस वैज्ञानिक ने करा है। जैसे H2 का चित्र बनाते हैं। H2 यानी दो हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करा और इनके बीच में बन गया एक बंध। इसे हम एक नाम दे देते हैं एकल बंध। याद रह जाएगा, दो इलेक्ट्रॉनों के संयोग से बनने वाले को बोलते हैं एकल बंध। O2 कैसे बना? O+O से बना है। कैसे बना बेटा? O+O से बना। ठीक है यहां तक? अब आप एक बार बताओ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां पर बनाते हैं 1 2 3 4 5 6। दूसरी ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिए 2, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिए। बताओ साझा कितने का हुआ? 4 इलेक्ट्रॉन का। 2 उधर से आए, 2 इधर से आए। तो ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं? डबल बॉन्ड बनते हैं बेटा। N2 का चित्र देखो आप, नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन, इनके पास इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। दूसरे के पास 1 2 3 4 5। इस नाइट्रोजन ने इस वाले के 3 इलेक्ट्रॉन लिए। देखो ये 3 क्रॉस इसके चले गए। इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन लिए, इधर आ गए। तो नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बने? 3 बॉन्ड बने। तो इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड, इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। CO2, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। दूसरी ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन ने देखो, आप चित्र में देख सकते हो, 2 क्रॉस इधर से ले रखे, 2 क्रॉस इधर से ले रखे। इस ऑक्सीजन ने इधर से बॉन्ड बनाए, इस ऑक्सीजन ने इधर से बॉन्ड बनाए। तो इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये आ गया आपके CO2 का चित्र। इसे बोलते हैं लुईस बिंदु संरचना। अगर पूरा बोलोगे बड़ी क्लासों में तो क्या पढ़ाया जाता है? इसे लुईस बिंदु संरचना पढ़ाया जाता है। आगे नया टॉपिक लेते हैं अपन। नया टॉपिक आता है कार्बन के अपर रूप। अपर रूप कौन होते हैं? जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, डबल रोल वाली मूवी देखी होगी, जिसमें हीरो तो एक ही होता है लेकिन उसके रोल अलग अलग होते हैं। इसी तरह कार्बन अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जैसे हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, फुलरीन भी होता है। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके रासायनिक गुण तो समान हो। क्या लिखा है बेटा अपर रूप में? यहां पे ध्यान से समझना, अपर रूप किसे बोलते हैं? जिनके रासायनिक गुण तो समान हो लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो। भौतिक गुण क्या हो बेटा? अलग अलग हो, उन्हें अपर रूप कहते हैं। अब कार्बन की कितने अपर रूप पाए जाते हैं? अगर कार्बन की बात करें तो आंसर आएगा 3 अपर रूप पाए जाते हैं। अब इन 3 में कौन कौन आता है आपको पता है? जैसे सबसे पहले नंबर पर आता है हीरा। हीरे में प्रत्येक कार्बन, देखो आप, हीरे में प्रत्येक कार्बन कितने? 1 2 3 4,
4 कार्बन से जुड़ा रहता है। हीरे की आकृति चतुष्फलक होती है, ठीक है। हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा है। अब कार्बन का कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, देख सकते हो आप, ये देखो आप बेटा। तो कार्बन के पास जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इसमें करंट भी नहीं आएगा, इसीलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है, आपने पढ़ा है। आगे बात करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन, जैसे आप इसको समझो, 3 कार्बन से जुड़ा रहता है। ये देखो आप, क्या यहां पर इसका एक का इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसीलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये देखो आप, ये लिखा हुआ यहाँ पे। ग्रेफाइट आपने पेंसिल में देखा होगा, ये पत्थरों में भी आता है, ग्रेफाइट का पत्थर आता है। तो ये अपारदर्शी होते हैं, परतनुमा होते हैं, कम चमकीले होते हैं ग्रेफाइट। क्लियर यहां तक? ये आप समझ सकते हो, ये पेंसिल का चित्र है, इसमें भी ग्रेफाइट आता है। आपने देखा होगा कि ये परतों के रूप में होता है, ये पत्थर जो होते हैं वो परत के रूप में होते हैं, लेयर लेयर लेयर। तो इस तरह ग्रेफाइट और हीरे में अंतर आ सकता है राजस्थान बोर्ड में, तो हीरे और ग्रेफाइट में अंतर लिख दोगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं अपन। कार्बन का एक अपर रूप और होता है जिसे बोलते हैं फुलरीन। फुलरीन की खोज बकमिस्टर फुलरीन ने करी थी। किसने करी थी? बकमिस्टर फुलरीन ने करी थी, इसलिए इसके नाम पे ही रखा गया है बकमिस्टर फुलरीन, ठीक है। अब जो फुलरीन इन्होंने खोजा था उसके अंदर कार्बन की संख्या 60 होती है, इसीलिए इसके नाम के आगे C60 लगाया जाता है, ठीक है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। अब आपने देखा होगा कि प्रकृति में कार्बन के यौगिक सबसे ज्यादा होते हैं। पेड़ पौधों में चले जाओ तो कार्बन है, आप दाल चावल अनाज खाते हो, इसके अंदर भी कार्बन है। क्लियर यहां तक? वातावरण में चले जाओ, CO2, इसमें भी कार्बन है आपके पास। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें कार्बन नहीं है? ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि क्या कार्बन सब जगह पाया जाता है? हाँ सर, सब जगह पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जुड़ने की प्रवृत्ति बहुत सारी होती है। तो क्या क्या सीखा अपन ने? कार्बन में सहसंयोजी बंध बनाने की प्रकृति होती है। सबसे पहले देखो आप, क्या होती है? पहला, सहसंयोजी बंध बनाने की प्रकृति होती है कार्बन के पास, इसीलिए संसार में इसके यौगिकों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। यही रीजन है इसका। अब कार्बन में कितने कारण होते हैं? तो कार्बन में ऐसे 2 कारण होते हैं जो दूसरे तत्वों के पास नहीं होते। पहला, कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है। जैसे आपने बचपन में चेन तोड़ खेला होगा, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़ लेता है और अपनी संख्या बढ़ा लेता है, फिर दूसरा तीसरे को पकड़ लेता है। ऐसे ही कार्बन, एक कार्बन दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे पकड़ते रहते हैं और संख्या को क्या करते हैं? बढ़ा लेते हैं बेटा। इसलिए इस गुण को बोला जाता है श्रृंखलन का गुण। समझ में आ गया होगा? श्रृंखलन, जैसे चेन तोड़ वाला गेम खेलते हुआ बचपन में। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, अर्थात कार्बन कितने बंध बना सकता है? 4। तो कार्बन इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है, इधर से भी जुड़ सकता है। तो आप सोचो कि अगर मेरे 4 हाथ होते तो मैं कितने व्यक्तियों को जोड़ सकता था? इसीलिए कार्बन में बंध ज्यादा बनते हैं, उसमें जुड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा है, इसीलिए कार्बन के यौगिक दुनिया में बड़े बड़े भी होते हैं और संख्या में ज्यादा भी होते हैं। क्लियर? अब आता है, जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ने लगा, प्रकृति में कार्बन के साथ क्या जुड़ने लगा? हाइड्रोजन जुड़ने लगा, तो इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। लेकिन जब हाइड्रोकार्बन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि तत्व भी जुड़ने लगे, तो इन्हें केमिस्ट्री में क्या कहने लगे? कार्बनिक यौगिक कहने लगे। क्या कहने लगे बेटा? कार्बनिक यौगिक कहने लगे। अब आपको पता चल गया कि कौन से यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं और कौन से यौगिक कार्बनिक यौगिक होते हैं। नया टॉपिक आता है कार्बन के बंध।
तो कार्बन कितने बंध बनाता है? अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं मैं आपको, 4 बंध बनाता है। पर वो 4 बंध कैसे कैसे बना सकता है इसको समझते हैं। जैसे ये सिंगल लाइन है तो हम इसे क्या बोलेंगे? एकल बंध बोलेंगे। इस एक लाइन को एकल बंध बोलेंगे। इस 2 लाइन को क्या बोलेंगे हम? द्विबंध बोलेंगे। यहां भी 2 लाइनें हैं तो इन्हें द्विबंध बोलेंगे। इन्हें भी क्या बोलेंगे बेटा? द्विबंध बोलेंगे। 3 लाइनें जब एक साथ हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? त्रिबंध बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन कितने कितने बंध बना सकता है? सोच के बोलो। एकल बंध बना सकता है, द्विबंध बना सकता है, 2 द्विबंध बना सकता है और त्रिबंध भी बना सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है वो केमिस्ट्री में कि कार्बन के बंध कितने होते हैं, तो आप आंसर देना 4 होते हैं। और उनको कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो आंसर आएगा 4 प्रकार से जोड़ सकते हैं। 4 एकल बंध बना सकता है, 2 एकल बंध और 1 द्विबंध बना सकता है, 2 द्विबंध बना सकता है, 1 एकल बंध बना सकता है और 1 त्रिबंध बना सकता है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं बेटा।